बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियली होने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम आपके दो चैप्टर, एक तो है चैप्टर नंबर सेकंड लेखन कला और शहरी जीवन, और एक है चैप्टर नंबर थर्ड तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इन दोनों ही चैप्टर के 8-8 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं, उन सभी को एक ही बार में बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे चैप्टर थर्ड एंड सेकंड से 5 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर लिए हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में 8-8 मार्क्स पे पूरे के पूरे मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, कंप्लीट देख लेना। दोनों ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8-8 मार्क्स से आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। वैसे सबसे पहले हमारा हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में लेखन कला और शहरी जीवन, तो इसमें क्वेश्चन जो वो 8 मार्क्स में आपका ये बन सकता है कि मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक विशेषताएं ये बताइए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 8 मार्क्स में आएगा, तो इसीलिए मैंने इसे एक अलग वीडियो में बता रखा है 3 मार्क्स वाली में। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। शुरुआत करेंगे इस पेपर की। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा लेखन कला और शहरी जीवन से 8 मार्क्स का। मेसोपोटामिया का एक प्राचीनतम नगर है जिसका नाम है उर। तो यहाँ पे हमें उर नगर की स्थिति के बारे में बताना है, जैसे कि उर नगर में नगर नियोजन का पद्धति का अभाव था, परिवार में गोपनीयता कैसे हुआ करती थी, ठीक है, और कुछ अंधविश्वास भी फैले हुए थे उसके बारे में। शुरुआत करेंगे आंसर की। तो उर नगर जो था मेसोपोटामिया का, इसकी सबसे पहली खुदाई, एक होता था सुव्यवस्थित तरीके से इसकी जानकारी के लिए एकदम बढ़िया तरीके से खुदाई जो थी, वो 1930 के दशक में शुरुआत होती है। मेसोपोटामिया के इस उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का आवाज, यानी कि जिस तरीके से एक पूरी योजना बना के नगर को बनाया जाता है, शहर को बसाया जाता है, वैसा यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्या स्थिति थी भाई इसकी? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी गलियां, गांव टाइप में शहर जो भी हुआ करते थे, तो यहाँ पे पतली गलियां होती थी और घुमावदार, यानी कि इस तरीके से बहुत ही पतली होती थी और ये इस तरीके से घुमावदार भी होती थी बहुत ज्यादा। इसी वजह से क्या होता था, यहाँ पर अनाज के बोरे, ईंधन के गट्टे, ये जो थे वो गधों पर लाद कर ले जाने पड़ते थे। यहाँ पे बैलगाड़ी या फिर कोई अन्य वाहन ले जाने की रास्ता था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि गलियां पतली और घुमावदार हुआ करती थी। साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है जल निकासी की व्यवस्था में, पहले एक सड़क होती है, फिर यहाँ पे घर होते हैं, और घरों की जो नालियां होती है वो सड़क के इस गली से मिली हुई होती है। लेकिन यहाँ पे जो नालियां थी वो घरों के अंदर ही थी। ठीक है ना, जल निकासी के लिए नालियां जो थी वो सड़कों के किनारे ना होकर घरों के भीतर ही हुआ करती थी। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि घर जो थी उसका छत इस तरीके से ढली हुई होती थी ताकि वर्षा का पानी जो है वो नाली के माध्यम से हौजों में चला जाता था, और इसकी वजह से क्या होता था कि गली जो थी उसमें हालांकि बारिश से तो कीचड़ होने से बच जाता था, लेकिन यहाँ पर ये लोग खुद कचड़े को, कूड़े करकट को गलियों में फेंक देते थे। अब जब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे एक एरिया इतना है, ये आपकी सड़क है, ठीक है, और आपका ये घर है, अब आप यहाँ पे डेली बेसिस पे कचड़ा फेंकते रहोगे तो ये एरिया ऊंचा उठ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको अपना घर की दहलीज भी ऊंची उठानी पड़ेगी। तो ऐसे ही उन नगर के लोग कूड़े करकट को जो थे ऐसे फेंक देते थे, तो इसकी वजह से उन्हें अपने घर के दरवाजे को ऊपर उठाना पड़ता था। कई बार ऐसा देखा गया। ठीक है, तो ये हो गया। आगे यहाँ पे ये आ जाता है परिवारों में गोपनीयता, यानी कि उन नगर के लोग जो थे वो परिवार में गोपनीयता रखते थे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो भी निचले कमरे हुआ करते थे, यहाँ पे खिड़कियां नहीं होती थी। साथ ही साथ यदि घर में कहीं से रोशनी आनी है तो वो केवल दरवाजों से आया करती थी, चाहे वो मुख्य दरवाजा हो या फिर एक कमरे का दरवाजा हो। ठीक, और साथ ही साथ यदि ये लोग घर में रोशनी करना चाहते थे तो उस समय लालटेन टाइप का कुछ इनके पास होता होगा, उजाला टाइप में, तो उसको ये लोग यूज किया करते थे। ठीक है, अब बारी आती है कि घरों के बारे में क्या क्या अंधविश्वास फैले थे या फिर शगुन अपशकुन जो संबंधी बातें उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि यहाँ पे जो ऐसा था, एक अफवाह ये फैली हुई थी, एक अंधविश्वास ये था कि यदि घर की दहली जो है वो ऊंची उठी हुई होगी तो ऐसा लगता था कि इस घर में धन बहुत आएगा। साथ ही साथ दूसरा ये था कि यदि सामने का दरवाजा जो है, मान लेते आप एक घर ये है और एक घर ये है, तो यदि आपका दरवाजा यहाँ खुलता है और इसके सामने ये घर नहीं है, तो ऐसा माना जाता था कि यदि दरवाजा दूसरे ओर ना खुले, दूसरे के घर की ओर ना खुले, तो ये सौभाग्य प्रदान करता है, उसकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। साथ ही यहाँ पे ये बताया गया कि अगर घर का जो लकड़ी का दरवाजा है,
यानी कि जो हमारा मुख्य दरवाजा था, ये वाला दरवाजा, यदि ये बाहर खुलता है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे दरवाजे जो है वो हमारे घर के अंदर की तरफ खुलते हैं ऐसे, लेकिन अगर गलती से या फिर किसी भी तरह से ये दरवाजा बाहर की तरफ खुला, तो उन नगर के लोग कहते थे ये एक अपशगुन होगा और यहाँ पे उस पति के लिए पत्नी जो है वो एक कारण बनेगी, इसका उसकी दुख का कारण बनेगी। साथ ही यहाँ पे अगली पॉइंट दिया जाएगा कि नगर वासियों के लिए यहाँ पे कुछ कब्रिस्तान थे और कुछ लोग जो थे वो घरों में ही दफन किए जाते थे, घरों के फर्श के नीचे, यानी कि कुछ तो कब्रिस्तान में, कुछ लोग जो कब्रिस्तान का खर्चा वगैरह नहीं उठा पाते थे वो अपने अपने जो भी सगे संबंधी मरते थे उनको घरों में ही फर्श के नीचे दफना दिया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उन नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव कैसे था। ठीक है, परिवार एवं गोपनीयता कैसे थी और घरों के बारे में अंधविश्वास। ठीक है, 5 मिनट में एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे है मारी नगर जो था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मारी नगर एक व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित था, स्पष्ट कीजिए। एक एक करके समझेंगे सब। तो देखो, मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। कैसे कह सकते हो? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस एरिया से, मारी नगर से लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा एवं अन्य कई प्रकार के जो माल होते थे वो नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते, अब ये फरात नदी कहाँ पे थी? मारी नगर में। तो मारी नगर के इस फरात नदी के रास्ते से इतनी प्रकार की जो वस्तुएं हैं इनका व्यापार होता था। कहाँ पे? दक्षिणी तुर्की, सीरियाई तक, लेबनान एवं कई ऊंचे ऊंचे इलाकों तक ये ले जाए जाते थे। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? फरात नदी के माध्यम से अन्य देशों तक व्यापार होना और बहुत सारी वस्तुओं। फिर आगे लिखेंगे, दक्षिणी नगर जो थे यहाँ पे घिसाई पिटाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी, शराब, तेल के पीपे, इन सभी ये सभी ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। यानी कि मारी जो था वो एक ऐसे केंद्र पर स्थित था, एक ऐसे व्यापारिक स्थल पर स्थित था, बंदरगाह टाइप में, जहां पर जितने भी दक्षिणी देश हुआ करते थे, यहाँ से पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब, तेल, इस सभी ये ऐसे जितने भी कंटेनर वाले जलपोत हुआ करते थे, जहाज होते थे, ये सभी मारी में रुका करते थे। अब जब किसी भी देश में आप रुकते हो तो सिंपल सी बात है, वहां के अधिकारी जो है वो आपसे कुछ ना कुछ कर तो जरूर वसूलेंगे। तो मारी के जो अधिकारी हुआ करते थे, ये जो भी माल होता था, मान लेते अगर आपके पास 100 करोड़ का माल आया है, ठीक है, 100 करोड़ का माल है, तो माली नगर के अधिकारी कहते थे कि हमें आपको इसमें से 10 करोड़ कर देना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे यहाँ पे रुके हो, और रुकना तो पड़ता ही था क्योंकि एक ही बार में एक जहाज एक 100 किलोमीटर, मान लेते एग्जांपल के लिए कि किसी जहाज की कैपेसिटी है एक ही बार में इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से अगर बी तक जाना है, ठीक है, और पूरा का पूरा सफर जो है वो 200 किलोमीटर का है, लेकिन जहाज की कैपेसिटी है कि वो 100 किलोमीटर पर जाके उसे आराम चाहिए, ठीक है, इंजन को उसको ठंडा होना पड़ता है। वैसे में इस बीच के स्थल पर यहाँ पे स्थित था मारी, तो उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे कर मिलता था। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। उसके बाद हमें कुछ ऐसी पट्टिकाएं हैं जिससे ये पता चलता है, जिसमें साइप्रस का द्वीप एक था, अलाशिया, यहाँ से आने वाले तांबे का उल्लेख मिलता है। उन दिनों ये जो क्षेत्र था ये तांबे, टिन, इसके लिए भी मशहूर हुआ करता था। एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा साइप्रस के अलाशिया द्वीप के बारे में। अब ये व्यापारिक जो स्थल था मारी नगर, यहाँ पर रांगे का व्यापार भी बहुत तेजी से होता था क्योंकि कांसा, औजार, हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री मेसोपोटामियाई सभ्यता में ज्यादातर देखी जाती थी। आपने मेसोपोटामिया सभ्यता का एक कांस्य युग के बारे में सुना होगा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कांस्य युग के बारे में। अब देखो, हालांकि मारी नगर जो था वो व्यापारिक तौर पे तो बहुत तेजी से फल फूल रहा था, लेकिन सैनिक दृष्टि से उतनी इसके पास सेना वगैरह नहीं थी, लेकिन हाँ व्यापार के तौर पे ये बहुत तेजी से फल रहा। ठीक है, तो 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आप ये सभी पॉइंट लिख देना। अगर इसमें आप चाहो तो 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा, हमने 8 मिनट में 9 मिनट में 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं अपने, आई होप आप इजीली समझ भी गए होंगे। अब इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, मेसोपोटामिया के जो शहर थे, यहाँ पे शहरों में माल की आवाजाही किस प्रकार से होती थी तथा इसमें समय के साथ कैसे बदलाव आया था। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कैसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है, मेसोपोटामिया शहर के व्यापार के संबंध के बारे में बताना। यहाँ पे मारी नगर नहीं, मेसोपोटामिया के शहर के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आंसर लिखेंगे इसका। हाँ, मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही की एक अनूठी कहानी है जो कि समय के साथ इसमें बदलती रही है। कैसे कहेंगे भाई? देखो, मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या था कि खाद्य संसाधन बहुत ही समृद्ध थे, लेकिन यहाँ पे जो खनिज संसाधन थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही कम थे, अगर थे भी तो बहुत कम, और
एकदम निम्न क्वालिटी के थे, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह लो प्राकृतिक संसाधन, खाद्य संसाधन बहुत थे लेकिन खनिज नहीं थे। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया के दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार बनाने के लिए, मौर्यान की मुद्राएं बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पत्थर हुआ करते थे इनकी कमी थी। साथ ही इराकी खजूर, पोपलर के पेड़, इनकी जो लकड़ियां थी ये सभी गाड़ी के पहिए या फिर नाव बनाने के लिए कुछ खास अच्छी नहीं हुआ करती थी। साथ ही यदि कोई कोई औजार पात्र बनाना है, गहने बनाने के लिए कोई धातु वगैरह यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है मेसोपोटामिया के जितने भी ये माल की आवाजाही थी इसके बारे में। पहले तो क्या क्या नहीं था मेसोपोटामिया के बारे में ये हमने समझा दिया। अब शुरुआत यहाँ से ये हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता में संभवतः लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना, सीपी एवं कई प्रकार के जो पत्थर थे, ये जैसे अभी हमने माली नगर में देखा था कि तुर्की, ईरान वगैरह यहाँ पे व्यापार होता था, तो माली नगर ये जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये भी यहीं से व्यापार करके मंगाते थे, साथ ही खाड़ी पार के देशों से भी। अब इसके लिए क्या करते थे ये लोग जो है जैसे इन्होंने क्या किया, लकड़ी, तांबा, रंगा इन सभी को मंगाया, तो ये लोग क्या करते थे, ये अपना जो है कपड़े वाला उद्योग, मतलब कपड़े के वस्त्र वगैरह जो होते थे, कपड़े हुआ करते थे, इसे आयात मतलब उन्हें निर्यात करते थे, उन्हें देते थे बदले में जो भी ये मंगाते थे। या फिर कृषि उत्पाद यानी कि कृषि उत्पाद जैसे कि फसल, फल वगैरह इनको मात्रा में दिया करते थे। जैसे कि मेसोपोटामिया के लोगों ने मंगाया चांदी या सोना, तो ये उन्हें क्या करते थे, कुछ अपने बहुमूल्य वस्त्र यानी कि कपड़े की किस्में दिया करते थे या फिर कुछ खास कृषि के उत्पादन वगैरह दे दिया करते थे। इससे दोनों में आदान प्रदान चलता रहता था। यहाँ पर शिल्प, व्यापार तथा अन्य सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी थी जो कि शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यानी कि मेसोपोटामिया में व्यापार जो था, जब यहाँ से देशों से इन्होंने मंगाना शुरू किया तो व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। और एक तो मेसोपोटामिया के शहरों के अंदर भी एवं अन्य देशों के साथ इसका व्यापार बढ़ा, तो सिंपल सी बात है परिवहन बहुत अच्छा हो गया और शहरों का विकास भी तेजी से होने लगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि व्यापार का जो तरीका था उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। कैसे? सबसे पहले जो व्यापार था वो कैसे किया जाता था, व्यापार के लिए पशु जो हुआ करते थे, गधे, घोड़े, इनकी पीठ पर या फिर बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था, उस पर सामान लाद दिया जाता था। अब ये जो तरीका था पशुओं की पीठ पर या बैलगाड़ी का उपयोग करना, ये बहुत ही खर्चीला हुआ करता था और ये एक तरह से समय की बर्बादी होती थी। तो लोगों ने देखा हमें व्यापार भी करना है, समय भी बचाना है, पैसा भी बचाना है और मुनाफा भी कमाना है। तो इस संबंध में उन्होंने एक नया तरीका विकसित किया और वो था नया विकसित परिवहन मार्ग जिसे कहते थे जलमार्ग। देखो अब इस जलमार्ग के बारे में कैसे लिखोगे, अनाज के जो बोरे थे, अनाज के बोरों से लदी हुई नाव, बाजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते, यानी कि सिंपल सी बात है, नाव जो थी उसके लिए आपको कोई पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो सिर्फ हवा के वेग के अनुसार ही चलती थी। आप चाकू से चला सकते थे उसे, ठीक है। तो इसमें अनाज के बोरे इन सभी को नाव में रख दिया जाता था, बाजरे इन सभी को, और ये बिल्कुल भी खर्चे वाला नहीं होता था। पुरानी मेसोपोटामिया की जो नहरें हुआ करती थी वो बेसिकली प्राकृतिक जलधारा में छोटी बड़ी वस्तुओं के बीच में परिवहन का एक अच्छा मार्ग थी। अब इसी परिवहन जल मार्ग के रूप में एक नदी है जिसका नाम है फरात नदी। ये उस समय विश्व व्यापारिक मार्ग के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे इजी वे में। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका मेसोपोटामिया शहर की माल की आवाजाही के बारे में, ठीक है। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। मेसोपोटामिया में उस नगर की स्थिति, इसमें आप नगर नियोजन पद्धति के अभाव को बताओगे, फिर गोपनीयता और अंधविश्वास। दूसरा क्वेश्चन था मालीनगर एक व्यापारिक स्थल के रूप में कैसे उभरा, उस संबंध में आप ये सभी पॉइंट बता देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे आता है अगला शहरों में माल की आवाजाही। तो सबसे पहले कौन से संसाधन नहीं थे, फिर व्यापार कैसे हुआ और परिवहन के नए नए तरीके और पुराने तरीके, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस सर हमको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 से होने वाला है। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारा यहाँ पे, रोम के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और रोम में ईसाईकरण के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंपल सा क्या बताना है हमको, रोम में जो धार्मिक लोग थे उनके धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताओ और रोम में ईसाईकरण किस तरीके से फैला, वो किस तरीके से उसका विकास हुआ, इसको समझाओ। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने के लिए कि रोम के लोगों की धार्मिक मान्यताएं
और रोम में ईसाईकरण के विकास के बारे में। पहले लिखेंगे रोम के धार्मिक मान्यताओं के बारे में। पहला पॉइंट, यहाँ पर जितने भी यूनानी थे या फिर जितने भी रोमवासी थे, ये अपने आप को पारंपरिक रूप से बहुसांस्कृतिकवादी मानते थे, यानी कि ये लोग बहुत सारी संस्कृतियों को मानने वाले, बहुत सारे देवी देवताओं को मानने वाले खुद को माना करते। इन्होंने अनेक पंथों की उपासना की, यानी कि बहुत सारे पंथ, बहुत सारी जो संप्रदाय वगैरह होते हैं, इनकी उपासना की बहुत सारी पद्धतियों को अपनाया। ये लोग पहले तो अपने जितने भी रोमन इतालवी देव होते थे, इनकी तो पूजा करते ही थे, साथ ही साथ यूनानी और उससे पहले के जो देवी देवता थे, इनकी भी पूजा करते थे। एवं जो ग्रह हुआ करते थे, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, इन सभी की ये लोग भी पूजा किया करते थे, जैसा कि आज के हिंदू धर्म में भी होता है। ठीक है, जैसे कि चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, इन सभी ग्रहों की आज भी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, वैसे ही रोम के लोग भी किया करते थे। धीरे धीरे करके यहाँ पे ये देखा गया क्या कि ये जो बहुदेववादी थे, इन्होंने अपने लिए हजारों की संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया, मठों का निर्माण कराया और मंदिरों के सामने दिवाले का भी इन्होंने निर्माण करवाना शुरू किया, जहां पे ये लोग एक साथ मिलते थे और ईश्वर के लिए प्रार्थना वगैरह, आस्था वगैरह किया करते थे। ठीक, ये जो बहुदेववादी थे, ये ऐसा नहीं था कि खुद को कोई नाम दे देते, जैसे अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे हिंदू जो है वो खुद को हिंदू कहते हैं, मुस्लिम खुद को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन इन सभी ने अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर नाम से नहीं पुकारा। ठीक है, ये इनकी एक अच्छी विशेषता थी। रोमन साम्राज्य में एक और बहुत बड़ा धर्म था जिसे हम कहते थे यहूदी। ठीक है, तो परवर्ती पुरा काल के दौरान यहूदी धर्म में भी बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में यहूदी धर्म का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, तो यहाँ पे आप बताओगे कौन है वो है इजराइल। ठीक है, इजराइल के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ आपको। इजराइल की टोटल जनसंख्या है 92 लाख, 92.5 लाख। इसकी टोटल जनसंख्या में से 40% यानी कि 35 लाख तो इसकी सारी की सारी जनसंख्या सेना है, पूरी की पूरी सेना 35 लाख यानी कि 40%। और ये जितनी भी जनसंख्या है ना, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को, अगर लड़का है तो 2 साल के लिए सेना में इसको जो है काम करना पड़ता है, मैंडेटरी है। और मतलब लड़का है सॉरी, तो उसे 3 साल के लिए, और जो लड़की है तो उसे 2 साल के लिए सेना में काम करना मैंडेटरी होता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे जनसंख्या को ना देश के स्वतंत्रता, उसके महत्व, सैनिकों की अहमियत, देश की रक्षा, शांति, इस सभी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और मैं तो कहता हूँ ये जो नियम है ना, इजराइल का बहुत बढ़िया नियम है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया है इजराइल के बारे में, जब यहूदी धर्म की बात उठी। ठीक है, तो रोम में धार्मिक मान्यता किस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, दूसरा इसी में आ जाता है ईसाईकरण का विकास। ईसाईकरण का विकास, पहले ईसाईकरण का मतलब क्या है, तो मतलब ये होता है, ये प्रक्रिया इससे हम उस प्रक्रिया के संबंध में देख सकते हैं कि जहां पर ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, इन्होंने विभिन्न जाति समूहों में, विभिन्न लोग के धर्म जाति समूहों में अपने ईसाई धर्म को फैलाया और उन्होंने लोगों को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया। साथ ही 4वीं से 5वीं शताब्दियों में रोमन साम्राज्य में ईसाईकरण एक बहुत ही तेजी से एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में विकसित होने लगा था। यहाँ पे जितने भी ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, ये जितने भी बहुदेववादी, यानी कि एक तो हिंदू मान सकते हैं एक तरीके से, और एक ईसाई, इन दोनों के बीच में रीति रिवाजों को लेकर विरोध होते रहते थे। और जहां पर भी दो धर्म है ना, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे कोई भी मुकर नहीं सकता है। जहां पे दो धर्म है, हमेशा वो कहेगा, इस ये ए पर्टिकुलर धर्म वाला कहेगा मेरा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बी कहेगा मेरा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में इसी को लेके होता रहेगा वाद विवाद, और धर्म के नाम पर फिर हो जाती है यहाँ पे हिंसा। और ये हिंसा फिर बढ़ते 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 न जाने कब एक बहुत बड़ी हिंसा और आंदोलन का रूप ले जाते हैं। ठीक है, तो ईसाई और बौद्धवादियों के बीच में यहाँ पे विरोध हुआ करते हैं। 4वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच में सीमाएं जो थी वो काफी कठोर एवं गहरी हो गई थी। सबसे आखिरी पॉइंट हम ये लिख देंगे कि जितने भी ये ईसाई के बिशप हुआ करते थे, इन्होंने ईसाईकरण को बहुत तेजी से यहाँ पे बेसिकली लोगों को अपने धर्म को विकसित करने के लिए, अपने अनुयायियों को बनाने के लिए जितने भी धार्मिक विश्वास थे तथा रीति रिवाज थे, उनको लोगों को पालन करने का पाठ पढ़ाया और तेजी से ईसाईकरण के विकास को बल दिया। किसने? इन विश्वों के द्वारा। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के लोगों की जो धार्मिक मान्यता है, पहले आप ये लिख दोगे, फिर यहाँ पे ईसाईकरण का विकास कैसे हुआ उस बारे में आप ये सभी पॉइंट लिख दोगे। तो चैप्टर नंबर 3 से आपको ये समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। आई होप आप समझ गए होंगे।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन कीजिए। ये 5वां क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैसे 5 बोले थे लेकिन 6 है यहाँ पे। तो 5वां है बच्चों, रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन कीजिए। चलिए समझते हैं। रोमन साम्राज्य की आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था, यानी कि ये लोग पैसों के मामले में, वित्तीय मामले में बहुत ज्यादा मजबूत थे। अब यही तो बताना हमें कैसे थे। तो कैसे थे भाई, क्योंकि देखो रोमन साम्राज्य में बहुत से बंदरगाह थे, बहुत सी खाने खदानें हुआ करती थी, यहाँ पे ईंट के भट्टे होते थे, जैतून के तेल के कारखाने होते थे। तो ये सभी जो थे वो बहुत मात्रा में व्यापार करते थे, कर प्राप्त होता था और उससे रोमन साम्राज्य बहुत मजबूत होता था। यहाँ पे तरल पदार्थों की ढुलाई जैसे कि जैतून का तेल, मदिरा, इन सभी की ढुलाई की जाती थी जिन कंटेनरों से, उन्हें कहते थे एम्फोरा। तो याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। एम्फोरा जो है वो क्या है, या फिर इस तरीके से बोल दिया जाएगा, ये सेंटेंस दे देंगे और कहेंगे पहचान करो वो क्या होता है। तो वो होता है एम्फोरा, ठीक है। यहाँ पे ये देखा गया कि भूमध्य सागर के आसपास जल शक्ति यानी कि जल से चलने वाली मशीन, यानी कि जल से जो पावर बनती है, जल से बिजली बनाने वगैरह, इस तरीके से उन तरीकों को यहाँ पे उपयोग में लाया गया। पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के दौरान स्पेन में कई खनिजों को निकालकर जल शक्ति का प्रयोग उसमें किया जाता था। उन दिनों स्पेन में जैतून का तेल जो था वो मुख्य रूप से कंटेनरों में लाया जाता था, जिन्हें ड्रेसल 20 कहा करते थे। तो याद रखेंगे बच्चों, ड्रेसल 20 क्या होता है, ठीक है। इसके आगे विभिन्न देशों में ये देखा गया, विभिन्न प्रदेशों में ये देखा गया कि यहाँ पे जो जमींदार थे एवं जो उत्पादक, एक यानी कि एक तो जमींदार जिनके पास जमीन होती थी, और उत्पादक कौन, जमींदारों पर खेती करने वाले जो किसान होते थे वो उत्पादक कहलाए। तो ये अलग अलग वस्तुओं को इनका बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। जमींदार कहते थे हमें भाई इतना माल इधर से एरिया से चाहिए, उत्पादक कृषि कृषक वर्ग कह कहता था नहीं हमने इसको उगाया है तो हम यहाँ से लेके जाएंगे बहुत सारा प्रॉफिट। इस तरीके से दोनों के बीच में बेसिकली प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। फिर आगे लिखेंगे इसी पॉइंट में कि परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियान, दक्षिणी एशिया, सीरियाई, फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून के लिए प्रमुख निर्यातक बने। यानी कि व्यापार के संबंध में अगर हम बात करें मैसो इसके रोमन साम्राज्य की, तो यहाँ पे दक्षिणी एशिया, सीरिया और फिलिस्तीन, ये धीरे धीरे करके क्या होते चले गए, ये अंगूरी शराब, जैतून तेल के बहुत तेजी से बड़े प्रमुख निर्यातक बन गए, ठीक है। पहले कौन थे, पहले भूमध्य सागर के बाजार थे और अफ्रीका थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें कमी आने लगी और दक्षिण एशिया और सीरिया फिलिस्तीन ये जो है वो तेजी से व्यापारिक देश बनते चले। रोमन साम्राज्य में एक वाणिज्यिक एवं बैंकिंग व्यवस्था बनाई गई, यानी कि किसी को यदि अपना व्यापार खोलना है तो उसको ऋण वगैरह देने के लिए, अपने पैसे जमा करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था को यहाँ पे अस्तित्व में लाया गया, ठीक है। असाधारण उर्वरता के क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बहुत ही अच्छी मिट्टी की उपजाऊपन थी, जैसे कि कैंपेनिया, सिसिली, गैलिली, दक्षिणी गोल। यहाँ पे यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, व्यापार तेजी से होता था, फसलों की उगाया जाता था, तो जनसंख्या बहुत ही अधिक यहाँ पे जो थी वो अमीर थी बेसिकली, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में आप पहले तो ये सभी पॉइंट लिखोगे, ठीक है, और इनके बाद में बाकी के पॉइंट आप इजीली आउट कर सकते हो। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का इस हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल का आकलन कीजिए। अब पता है इसको, एक क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक सम्राट थे जिनका नाम था सम्राट डायोक्लिशियन, ठीक है, तो उनका आपको विस्तार से वर्णन करना होगा या फिर इस तरीके, ठीक है। रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल का आकलन तो लिखेंगे, रोमन साम्राज्य को सामान्य तौर पर हम 2 चरणों में बांटते हैं, एक तो होता है पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती। यहाँ पे परवर्ती काल, पुराकाल जो शब्द है, ये बेसिकली रोमन साम्राज्य के उद्भव, रोमन साम्राज्य के विकास और उसके पतन के इतिहास के बारे में, ठीक है। सिंपल सा हम क्या कहेंगे, परवर्ती काल का आकलन के संबंध में रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास के बारे में। जितना भी ये परवर्ती रोम था, यहाँ पे नौकरशाही यानी कि जो प्रशासनिक तंत्र हुआ करता था, इसमें उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग, दोनों ही वर्ग के लोग जो थे वो शामिल होते थे, जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। किसमें, रोमन साम्राज्य के दौरान, ठीक है। अब ये पैसे वाले क्यों होते थे, क्योंकि ये अपना वेतन जो थे वो सोने के रूप में प्राप्त करते थे और उस समय सोना बहुत ज्यादा कीमती हुआ करता था। इसके साथ ही इस काल में भ्रष्टाचार भी अधिक फैल चुका था, ठीक है। तो अब यहाँ पे बारी आ जाएगी जिसका हमने बात किया था, सम्राट डायोक्लिशियन के बारे में। अब इनके संबंध में 8 मार्क्स से अलग पूछा जा सकता है और परवर्ती काल अलग से। तो परवर्ती काल में आपको पूरा लिखना है आंसर जो मैं बताऊंगा, और सम्राट के बारे में
आपको जो आंसर लिखना है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखेंगे आंसर। साम्राज्य की सीमाओं पर सम्राट डायोक्लेशियन ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो किले बनवाने शुरू किए ताकि कोई भी आसानी से आक्रमण ना कर पाए। और इन्होंने सीमाओं का फिर से एक बार पुनर्गठन किया, किस क्षेत्र की सीमा कितनी होगी इस तरीके से। तो यहाँ पे असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों में अलग कर दिया गया, यानी कि इस सम्राट डायोक्लेशियन ने क्या किया, पहले तो साम्राज्य की रोमन साम्राज्य की जितनी भी सीमाएं थी वहां पे किले बनवाए ताकि कोई आक्रमण ना कर सके। राज्यों का क्षेत्रों का पुनर्गठन किया ताकि कोई और विवाद ना हो। असैनिक कार्य जो हुआ करते थे और सैनिक कार्य इनको अलग कर दिया ताकि सेना को कभी भी युद्ध के समय आसानी से उसको संगठित किया जा सके। साथ ही साथ सेनापति जो थे उन्हें थोड़ी और स्वतंत्रता दे दी ताकि वो सुरक्षा शांति को बनाए रखें। अब इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत अधिक शक्तिशाली समूह उभरा जो कि सम्राट डायोक्लेशियन के प्रति अपनी वफादारी प्रकट किया करता था। अब इसी संबंध में आ गया अगला पॉइंट। सम्राट डायोक्लेशियन ने यहाँ पे सोने की एक नई प्रणाली चलाई। सॉलिडस नामक का इसने एक नया सिक्का चलाया जो कि 4.5 ग्राम सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा था। वहीं एक नई राजधानी इसने स्थापित की जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। और ये राजधानी इस सम्राट डायोक्लेशियन ने इसलिए बनाई क्योंकि ये 3 ओर समुद्र से घिरी हुई थी, यानी कि 3 ओर से तो कोई आक्रमण कर नहीं सकता। और यदि सामने से आक्रमण करेगा तो हमारी सारी सेना जो है वो इसी क्षेत्र पे खड़ी रहेगी, यानी कि मान लेते हैं ये जो है वो इसका एक राज्य है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी समुद्र से घिरा है, ये भी समुद्र से और ये भी समुद्र से, तो आक्रमण कहां से होगा, इस सिरे से आक्रमण हो सकता है। तो यहीं पे सारी की सारी सेना लगी रहेगी, आओ करो आक्रमण, उठा के फेंक देंगे एक ही बार में, आओ करो एक ही बार में खत्म, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो इसने सोचा ठीक है भाई ऐसे करते हैं, ये सारी चीजें आ गई। और फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर तेजी से नए जो वर्ग हुआ करते थे वो यहाँ पे बढ़ने लगे। फिर यहाँ पे उस समय का जो समाज था वो काफी खुशहाल था, जहाँ पे मुद्रा जो थी, यानी कि इसने जो नई प्रणाली चलाई थी वो तेजी से इस्तेमाल में लाई जा रही थी। ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाया करती थी। क्या और सबसे आखिरी यूनान और रोमवासी जो थे वो पारंपरिक रूप से संस्कृति बहुदेववादी थे, जिसके बारे में हमने अभी देख ही लिया था। ये सभी परिवर्ती पुराकाल की विशेषताओं के संबंध में आप लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे रोमन साम्राज्य के परवर्ती काल के आकलन के संबंध में हर एक क्वेश्चन के आंसर को इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है एंड आई होप आप समझ भी गए होंगे। इस तरह से आज की इस वीडियो पे हम यहीं पे खत्म करते हैं। गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए यदि कि आपको समझ में आया है या नहीं। यदि आपने हमारे 11th क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको जाना है टेलीग्राम पे, सर्च करना है जेएसके 11th क्लास, आप ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरीके से आएगा लिंक, और चाहे तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे सेट कर देना, ठीक है, ऑल बेल पे सेट कर देना। इससे आने वाली हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपसे पहुंच जाएगी और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। कोई क्वेश्चन डाउट हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये हमारी आईडी है, ठीक है। जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। वेल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी आपका जो हम चैप्टर नंबर रहेगा 5 और चैप्टर नंबर 6 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में लेंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।